हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और वर्चस्व कर रहे थे, आज वर्चस्व का दूसरा आयाम कर रहे हैं हम। पेज नंबर है 40। यहाँ से शुरू होता है ढांचागत के अर्थ में हम देख रहे हैं। ढांचागत किसको कहा है? ढांचा पूरा एक सिस्टम की तरह से कौन किसको आपकी बुक में बताया है? अर्थव्यवस्था व्यवस्था के रूप में अमेरिका का वर्चस्व को बताया गया है। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें इस अर्थव्यवस्था या ढांचागत ताकत का अर्थ समझा रहा है कि किस तरह से वर्चस्व को पैदा किया जाता है, वर्चस्व लाया जाता है। तो पहले समझ लेते हैं कि जो पहला वर्चस्व आपने पढ़ा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये वर्चस्व। ठीक है, तो क्या है वो, इसका रिश्ता मैं पढ़ती चलूंगी और उसके साथ आपको समझाती चलूंगी ताकि थोड़ी लैंग्वेज टफ है ये वाली, इसलिए इसको मैं पढ़ रही हूँ और साथ साथ समझाऊंगी आपको। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। ठीक है, इस समझ की बुनियादी धारणा है कि यहाँ से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। क्या है वो? वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूर होता है जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे। एक तरह से मेरे पास कोई चीज है, मैं उसको बनाऊं और उसे बरकरार रखूं और वो चीज इस तरह की हो कि कोई और उसको डेवलप ना कर पाए। एक तरह से मैं उसमें अपना क्या करूं, एक अधिकार कर लूं, अपनी मोनोपोली बना लूं। ठीक है, तभी तो मैं उसे आगे लेके जाऊंगी और बाकी कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो बना सके, तभी तो मेरी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी, है ना। तो एक ये होता है, अपनी चीजों को बनाओ और उसे बरकरार रखो। ठीक है, ठीक है। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। अब कोई चीज बनाई है, उसे बरकरार रखी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? मुझे एक व्यवस्था चाहिए। ठीक है, तो व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। तो यही कह रहा है कि आपके पास एक व्यवस्था कायम करने के लिए आपके पास क्या हो? क्षमता हो और इच्छा हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये चीज बहुत जरूरी है, क्षमता और इच्छा मतलब हो तभी आप कुछ कर सकते हो ऑफ कोर्स। तो ये और क्या हो, साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। व्यवस्था को तो बनाए रखे ताकि वैश्विक व्यवस्था को भी बनाए रखे। तो इससे क्या होता है, दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है। ऑफ कोर्स अपने फायदे के लिए करेगा। जब कोई वो चीज बना रहा है, उसे बरकरार रख रहा है, फिर वो व्यवस्था को सिस्टमाइज कर रहा है और वैश्विक व्यवस्था को भी टैकल कर रहा है, तो उसमें ऑफ कोर्स का फायदा नहीं होगा, तभी तो वो इतना माइंड यूज कर रहा है ना। तो अपने फायदे के लिए करता है। और क्या होता है इससे, लेकिन अक्सर इसमें कुछ उपेक्षित हानि उठानी पड़ती है, कुछ लॉस उठाना पड़ेगा उसको। जब वो कुछ एक्चुअली एक टाइप का लॉस है, बट एक टाइप का लॉस नहीं भी है। कैसे? पहले मैं कुछ चीज लेके आई, मैंने जो बनाया, मैंने उसकी व्यवस्था क्रिएट करी मार्केट में, और मैंने उस चीज की क्या करी, आदत लगाई लोगों को। कम रेट में मैंने वो प्रेजेंट करा और लोगों को उसकी आदत लगी। आदत लगने के बाद फिर उसके रेट बढ़ाओ। उस टाइम पे लॉस हुआ, उसके बाद उसके रेट बढ़ा दिए गए, कुछ भी कर दिया गया। आदत लग चुकी है, अब वो हर हाल में खरीदेंगे। क्या वो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। यही तो मार्केट है, यही तो ढांचा है क्रिएट करने का। तो यही है, लॉस होता है, एक उपेक्षित लॉस होता है। ठीक है, और क्या है, दूसरे प्रतियोगी देश, जो दूसरे जो मैंने वो व्यवस्था क्रिएट करी है, जो मैं चीज लेके आई हूँ, जो देश लेके आया, दूसरे भी तो होंगे उसके कंपेटिटर, है ना। उस रेस में और भी तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो क्या है, देश वैश्विक अर्थव्यवस्था को खुलेपन का फायदा उठाते हैं। जैसे भारत का एग्जाम्पल लेंगे, इसमें खुलेपन का क्या फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन का काम करने के लिए उन्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे पहले हमारे में लाल फीताशाही एक टर्म यूज करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं लाल फीताशाही की? पहले कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पे इजीली नहीं आ सकती थी,
उसमें लाल फीताशाही इन द सेंस की गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे और कोई भी कंपनी आके यहाँ पे क्या नहीं कर सकती थी, अपना बाजार नहीं कर सकती थी, मतलब कोई भी व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, फिर उसके बाद 90s में जब हमने खुलेपन की नीति को अपनाया, किसी भी कारण से अपनाया, ठीक है, वो कारण आपको आगे पता लगेगा जब हम वैश्वीकरण करेंगे। खुलेपन से जब हमने वो नीति अपनाई तो हम कोई भी कंपनी आके यहाँ पे मार्केटिंग कर सकती है इजीली। तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे लोगों को जॉब भी मिली, उस कंपनी को भी फायदा हुआ और खुलापन तो है ही, बट इसमें किसी का खर्चा नहीं हुआ, देश का बड़ी कोई खर्चा हुआ है, वो खुद आके यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, खुद भी जो भी कर रहे हैं, इसमें हमारा खर्चा नहीं हुआ। तो दूसरे जो देश हैं उनके लिए ये क्या है, खर्च नहीं करना पड़ता उनको। ठीक है, एक ये खर्च नहीं करना पड़ता, इससे क्या चीज डेवलप होती है वो हम आगे देखेंगे। बट हमने ये चीज आज समझ ली कि जो दबदबे वाली कंट्री होती है वो व्यवस्था क्रिएट करती है और उसको बरकरार रखती है और उसके अंदर इच्छा क्षमता होती है। ठीक है, जो उपेक्षित हानि भी उठाती है वो कुछ, और कंपेटिटर जो देश हैं उनको भी उससे क्या फायदा होता है ये भी हमने देख लिया है ना, खुलेपन का। तो अब हम देखेंगे कि ये तो हमें समझ में आ गया व्यवस्था किस तरह से कर रही है, बट इसका अमेरिका इसमें किस तरह से आगे जाके अप्लाई करती है और क्या उसका वर्चस्व आगे बढ़ता है, तो अगली वीडियो में देखेंगे। 3-4 पॉइंट है, मैं आपको एक बार काउंट करवा देती हूँ। एक है कि सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं उसमें कैसे उसकी वो है। सेकंड क्या है, जो समुद्र का रास्ता है जैसे ट्रेडिंग होती है बहुत, उसमें उसकी अपनी एक मोनोपोली है। एमबीए करवाने में उसने स्टार्ट किया, आज पूरा वर्ल्ड एमबीए के लिए पागल है। ठीक है, और क्या है, और ऐसी बहुत सारी संगठन है जो उसने बनाए हुए हैं और वो हम रूल फॉलो करते हैं, जिसको नाम है ब्रिटेन वुड प्रणाली जिसे हम कहते हैं, वो पढ़ेंगे। तो 3-4 चीजें हैं ऐसी जो अमेरिका के वर्चस्व को अर्थव्यवस्था में उसका कैसा वर्चस्व है वो पूरा दिखाता है। कैसे अमेरिका की अगर इकोनॉमी डूबती है, हल्का सा भी कुछ होता है तो कैसे पूरा हम कहते हैं ना मंदी आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, जॉब चली गई, ऐसा जब अमेरिका में कुछ ऐसा होता है तो पूरे वर्ल्ड पे कितना बुरा असर पड़ता है। ये उसी का वर्चस्व का एक एग्जाम्पल है। तो इसको समझेंगे हम इस पूरी डिटेल को। अभी बस हमने इतना समझा कि व्यवस्था क्रिएट की जाती है जो दबदबे वाले देश होते हैं उनके द्वारा, वो कैसे अपना सिस्टम तैयार करते हैं। उसके बाद क्या वर्चस्व है अमेरिका का वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।